हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंस्पायर साइंस क्लास के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं अरविंद आपका स्वागत करता हूं आज की इस बेहतरीन क्लास में। तो आइए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। और आज हमने जो टॉपिक लिया है ये क्लास 10th का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से हमेशा एग्जाम में एक सवाल आता है। तो आइए शुरू करते हैं और पहुँचते हैं उस सवाल तक जो आपके एग्जाम में आएगा और जो इसके आने की उम्मीद है। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अम्ल एवं क्षारक। अम्ल और क्षार। अच्छा, समझिए एक चीज़ समझिए पहले। यहाँ जो क्षारक शब्द लिखा हुआ है, यहाँ पे क्षारक और क्षार दोनों में अभी आपको ये डिफरेंस यानी कि अंतर भी मालूम चलेगा। इस बात से आप कंफ्यूज मत रहिएगा। हम यहाँ पे जो भी चर्चा करेंगे उसके अंदर कहने का मतलब ये है कि क्षारक के अंदर आपका क्षार भी रहता है, एक विशेष लक्षण है उनका, एक विशेष गुण है। उस गुण की ओर आगे बढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, अम्ल की बात सबसे पहले करते हैं। किसकी बात करते हैं? अम्ल की बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज, अम्ल का जो सामान्य लक्षण है यानी कैसे हम ये कह पाएंगे। अच्छा, सबसे पहले क्या होता है, चीज़ों को छू कर या चख कर उनको, पहले साइंस में देखो, साइंस में बातें ये होती हैं कि आप प्रयोग के माध्यम से, कैसे प्रयोग के माध्यम से चीज़ों को सीखें। ऐसा नहीं कि आप कोई हिंदी का पैराग्राफ नहीं उसको पढ़ करके उसके आंसर नहीं देना होता है, ठीक है। तो अम्ल, अगर वो अम्ल है तो हम ये कैसे कह पाएंगे कि ये अम्ल है? सामान्य सी बातें। तो सबसे पहली चीज, जो अम्ल होंगे वो कैसे होंगे? स्वाद में खट्टे होंगे। कैसे होंगे? खट्टे होंगे। देखिएगा, अम्ल स्वाद में कैसे होंगे? स्वाद में खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है, स्वाद में खट्टे होते हैं। जैसे आप नींबू खाइए, आप जो है नींबू के अलावा आप जो है इमली खाइए, या अन्य जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं, खट्टे जो फल होते हैं, आम खाइए। इन सभी में क्या होता है? इन सभी में एसिड होता है। विभिन्न प्रकार के कई तरह के एसिड होते हैं। कुछ अम्लों से आपको अभी मैं परिचित कराऊंगा, तो बने रहिए। आइए आगे देखिए, ये बात हो गई। अच्छा, दूसरी चीज़, अम्ल को पता लगाने के लिए इसका दूसरा जो तरीका है, ये तो सामान्य सा तरीका है, आप इसको चख करके आप इसको कह सकते हैं कि ये खट्टा है तो अम्ल होगा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए आप उसको चखना नहीं चाहते हो, ठीक है, आप उसको किसी अन्य विधि से ज्ञात करना चाहते हो, तो सबसे आसान विधि है कि आप क्या लें? आप लें एक सूचक। क्या लें? एक सूचक लें। अब सूचक में आपने, मान लीजिए आपने वहाँ पे मेथिल ऑरेंज लिया या फिनॉलपिथेलिन लिया या अन्य कोई ऐसा सूचक लिया जो कि रंग और गंध में परिवर्तन को इंगित करता है, सूचित करता है, ठीक है। तो दूसरी चीज़, जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। क्या करते हैं? नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ये सवाल पूछा गया। इस पॉइंट को नोट करते हैं। देखिए, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? लाल कर देते हैं। नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, ये नोट पॉइंट में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद पता करने के लिए कि दिया गया पदार्थ आपको अम्ल है या नहीं है, तो उसका जो अगला मेथड या तरीका है वो है कि जो अम्ल होते हैं वो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं। जलीय माध्यम में H+, देखिए, जलीय माध्यम में H+ आयन देते हैं। अब ये क्या चीज़, इसको समझिए पहले, ठीक है, इसको समझिए। H+ क्या है इसको समझिए पहले। H+ जो होता है ये एक धनायन है। क्या है? ये एक धनायन है। जो किससे बना है? जो बना है हाइड्रोजन से। देखिए, पहले इसको समझिए फिर समझिएगा। H हमारा क्या है? हाइड्रोजन है। इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और एक ही प्रोटॉन होता है, कोई भी इसके पास में न्यूट्रॉन नहीं होता है। ये बात आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर देता है तब इसके पास में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचता और इसी दशा में ये H+ हो जाता है। क्या हो जाता है? H+ हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि इसने अपना इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर दिया, ठीक है। इस बात को समझिए, ठीक है। तो यहाँ जो H+ है, अगर दिया गया पदार्थ अम्ल है तो वो हर एक कंडीशन में उसके पास में हाइड्रोजन मौजूद है तो वो H+ डोनेट करेगा। क्या करेगा? H+ वो डोनेट करेगा। तो देखिए कैसे डोनेट करता है ये। देखिए,
मान लीजिए आपके पास में एक अम्ल है और वो अम्ल है आपके पास में HCl। क्या है? HCl आपके पास में एक अम्ल है और ये जलीय माध्यम में, कहाँ? जलीय माध्यम में। तो यहाँ पे हम इसको दिखाने के लिए ये एक्वस दिखाता है कि माध्यम कैसा है, जलीय है। जलीय माध्यम में ये H+ कैसे डोनेट करेगा? तो देखिए ये एक देगा Cl- और दूसरा देगा H+। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो H+ निकला है ये इस बात को सूचित कर रहा है कि दिया गया पदार्थ कैसा है, अम्ल है। कैसा है? अम्ल है। ठीक है। दूसरा देखिए एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास में CH3COOH है, एसिटिक अम्ल है और इसको भी जलीय माध्यम में रखा गया या एक्वस मीडियम में इसको रखा गया तो भी ये H+ डोनेट करेगा। तो CH3COO- और प्लस में आपका H+ हो जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है, ये बेसिक बातें हैं। ऐसे ही मान लीजिए आपके पास में H2SO4 है। क्या है? H2SO4 है। ये भी आपका एक्वस मीडियम में होने पर ये भी आपका जो है SO4-2 और प्लस में 2H+ डोनेट करेगा। जितने इसके पास में हाइड्रोजन है उतना ही H+ डोनेट करेगा। H+ डोनेट करेगा। ठीक है। अच्छा, आपके सिलेबस में H+ की सांद्रता नहीं दे रखी है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको किसी दिए गए पदार्थ का pH मान ज्ञात करना नहीं पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको H+ ध्यान रखना है कि जो भी अम्ल होते हैं वो H+ आयन को जनरेट करते हैं, उत्पन्न करते हैं। ये बात क्लियर हुई? चलिए नेक्स्ट आइए, जो भी आपके पास अम्ल होंगे वो दो टाइप के होंगे। कैसे होंगे? दो टाइप के होंगे। देखिएगा दो टाइप इनके कौन कौन से हैं। देखिएगा इनके दो टाइप इनके कौन कौन से हैं। देखिए एक होगा आपके पास में परबल अम्ल। क्या होगा? परबल अम्ल होगा। और दूसरा होगा आपके पास में दुर्बल अम्ल होगा। क्या होगा? दुर्बल अम्ल होगा। देखिए दोनों में पहले अंतर समझिए। जो भी आपके पास प्रबल अम्ल होंगे वे जलीय माध्यम में तुरंत H+ डोनेट करेंगे, तुरंत एटवंस। ठीक है। लेकिन जो आपके दुर्बल अम्ल होंगे वो जलीय माध्यम में धीरे धीरे स्नेह, ठीक है, वो H+ आयन को जो है डोनेट करेंगे। इस बात को ध्यान में रखिए। तो आइए देखते हैं उनके एग्जाम्पल्स को देखते हैं। देखिए परबल अम्ल का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो है, देखिएगा HCl। क्या है? HCl है। और देखिए जैसे H2SO4 है। क्या है? H2SO4 है। और देखिए जैसे HNO3। तो ये सब हमारे क्या है? ये सब हमारे प्रबल अम्ल हैं। कैसे ये H+ डोनेट करते हैं आपको पता है। देखिएगा Cl- और प्लस में H+। और ये कैसे करता है? 2H+ और साथ में SO4-2। और ये क्या करता है? H+ अलग करता है और NO3-। इस तरह से ये जलीय माध्यम में, एक्वस मीडियम में तुरंत H+ आयन को डोनेट करते हैं, त्याग देते हैं। दुर्बल अम्ल का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपके एग्जाम में पूछा गया है। उस एग्जाम्पल को देखिए, CH3COOH। ये क्या है? ये है एसिटिक अम्ल। क्या है? ये एसिटिक अम्ल है। इसी को सिरके का अम्ल भी कहते हैं। और ये धीरे धीरे, बहुत ही धीरे धीरे ये जलीय माध्यम में आपका ये H+ डोनेट करता है इस तरह से। ठीक है। तो आपने ये समझ लिया कि कौन से अम्ल दुर्बल होते हैं, कौन से अम्ल प्रबल होते हैं। ये एक ही अम्ल नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे अम्ल होते हैं जो दुर्बल हैं। आपका जो अल्कोहल होता है, क्या होता है? अल्कोहल होता है, वो भी अम्ल के तरह ही व्यवहार करता है। ऐसे अब फार्मिक अम्ल को भी यहाँ नोट कर सकते हैं। ठीक है, फार्मिक अम्ल को भी यहाँ भी नोट कर सकते हैं। ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये समझा कि क्या होते हैं प्रबल अम्ल और क्या होते हैं दुर्बल अम्ल। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर हम pH मान की बात करें तो ये जो प्रबल अम्ल होता है, अच्छा इससे पहले आप ये समझिए कि pH मान के रिस्पेक्ट में आप जानते हैं कि जो pH मान है वो 0 से लेकर कहाँ तक है? 0 से लेकर के आपका जो है मुख्य तौर से 14 तक होता है। बीच में आपका एक पॉइंट मिलता है 7। कितना मिलता है? 7 मिलता है। तो देखिए 0 से 7 तक, यहाँ से यहाँ तक जो ये वैल्यू है 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14। ठीक है। तो अब देखिए 0 से लेकर के 7 तक की नहीं बात करेंगे, 7 से थोड़ा सा पहले की बात करेंगे। 0 से लेकर के और 7 से थोड़ा सा पहले जितना भी pH मान होगा, 1 हो, 2 हो, 3 या इनके कहीं के बीच में हो, या इनके बीच में कोई ऐसी वैल्यू हो जो 0 और 7 से पहले
के बीच में कोई भी अंक आपको मिले पीएच मान का, तो वो जिस भी पदार्थ के लिए होगा, जिस भी यौगिक के लिए होगा, वो अम्ल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अम्लों का पीएच मान 7 से कम होता है। क्या होता है? 7 से कम होता है। तो अब यहाँ ये देखिए, जो प्रबल अम्ल होते हैं इनका पीएच मान 0 से 3 तक होता है या 3.5 तक होता है। तो इसको ज़रा समझिएगा, 0 से 3.5 पीएच मान जिनका होगा वो होंगे प्रबल। क्या होंगे? प्रबल अम्ल होंगे, प्रबल अम्ल होंगे। ठीक है, उसके बाद आपका जो बचेगा यहाँ से यहाँ तक, ये क्या हो जाएगा? ये आपका होगा दुर्बल अम्ल। क्या होगा? दुर्बल अम्ल होगा। ठीक है, पीएच मान के रेस्पेक्ट में आपके यहाँ से जो भी HCl, H2SO4, HNO3 होगा, इनका पीएच मान 0 से 3.5 या 4 तक होता है, या 4 तक होता है, और इस वजह से ये जो है प्रबल अम्ल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए हम देखते हैं किसे कहते हैं सांद्र अम्ल और किसे कहते हैं तनु अम्ल। तो आइए उस पॉइंट को हम चर्चा में शामिल करते हैं। आइए देखिए, सांद्र अम्ल किसे कहेंगे? सांद्र अम्ल की बात करें तो सांद्र अम्ल किसे कहेंगे? देखिए, जब भी हम जलीय माध्यम बनाते हैं किसी अम्ल का, जैसे घरों में जो बैटरी होती है तेजाब वाली, उसमें कौन सा अम्ल होता है? H2SO4 अगर है, आप अम्लीय माध्यम H2SO4 का भी बना सकते हैं, HCl का भी बना सकते हैं, घरों की बैटरी के तेजाब का। अच्छा, लेकिन मुख्य तौर से H2SO4 होता है और ये 33% होता है। कितना होता है? 33% होता है। 33% का मतलब ये हुआ कि अगर आपने 100 ml, कितना 100 ml एसिड लिया है, तो उसमें 33 ml आपका क्या होगा? 33 ml आपका H2SO4 होगा। क्या होगा? H2SO4 होगा 33 ml। बाकी क्या होगा? बाकी आपका डिस्टिल वाटर होता है। क्या होता है? डिस्टिल वाटर होता है। इस बात को ध्यान में रखिए। आइए तो हम सांद्र अम्ल की बात करते हैं। तो देखिए, ऐसे अम्ल, ऐसे, पहले इसको समझिए, ऐसे अम्ल, मान लीजिए हमने कोई अम्ल जिसकी चर्चा कर रहे हैं, कोई अम्ल है और उस अम्ल को हमने किसी पानी में मिक्स करके रखा हुआ है। ठीक है, और एक दूसरा भी हम एक विलेन बना रहे हैं जिसमें अम्ल है और पानी भी है। तो देखिए, हमने इस पर चर्चा हालांकि पहले भी कर रखा है। 2 बीकर हमने यहाँ पे ले लिए हैं। ऐसे देखिए, 2 बीकर हमने यहाँ पे ले रखे हैं। दोनों बीकर में हमने पहले लिया है जल को। क्या लिया है? जल को लिया है। जब भी हम इसमें एसिड की मात्रा को मिलाएंगे, एसिड की मात्रा को इसमें जब हम मिलाएंगे तो देखिए क्या होगा। अगर मान लीजिए हमने इसमें 500 ml आपका एसिड मिलाया और इसकी मात्रा को हम ले लेते हैं 1 लीटर। कितना? 1 लीटर। और ये भी हमारा कितना है? 1 लीटर है। यहाँ हमने मिलाया 500 ml और यहाँ पर हमने मिलाया 100 ml। अब देखिए यहाँ पे देखिए 500 ml है और यहाँ पे 1 लीटर जल है। तो ये हमारा जो होगा विलेन बन करके आएगा, ये सांद्र होगा, यानी कि ये गाढ़ा होगा। कैसा होगा? गाढ़ा होगा। और इसमें देखिए जल है, 100 ml मिलाया गया, ये हमारा कैसा होगा? तनु। तो आपने यहाँ से दोनों चीज़ें आपने सीख ली। अच्छा, जब किसी जलीय माध्यम में या जल में हम किसी एसिड को मिलाएं और उसकी मात्रा अपेक्षाकृत ज़्यादा हो तो विलेन कैसा बनेगा? वो बनेगा आपका सांद्र, या फिर वो सांद्र अम्ल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सांद्र अम्ल कहलाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए वो उसकी मात्रा उसमें कम है, विलेय की मात्रा अगर उसमें कम है, तो फिर वो कैसा विलेन होगा? वो हमारा जो है तनु विलेन होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? आइए नेक्स्ट देखते हैं। आइए शुरू करें। आइए क्षारक की चर्चा करते हैं। देखिए, क्षारक, तो सबसे पहली चीज हम ये कैसे कह पाएंगे कि आपको दिया गया पदार्थ क्षारक या क्षार है? ठीक है, तो स्वाद, सबसे पहली चीज हम ये चेक करेंगे कि इनका स्वाद कैसा है। तो जो क्षारक होते हैं, कौन? क्षारक। क्षारक जो होते हैं ये स्वाद में कैसे होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं। स्वाद में कड़वे होते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं? स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल में आपने देखा था कि अम्ल जो है नीले लिटमस पेपर को लाल करते थे, लेकिन जो क्षारक होते हैं ये क्या करते हैं? ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। लाल लिटमस पेपर को नीला कर देंगे। तो देखिए इनका दूसरा जो प्रयोग है, ये
लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, नीला कर देते हैं। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट हुआ। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे टिक कर लीजिएगा। लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। ठीक है, कौन करते हैं? क्षारक करते हैं। अब देखिए जो क्षारक होते हैं, क्षारक जलीय माध्यम में OH माइनस आयन देते हैं। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य समझिए पहले। OH माइनस, जैसे मान लीजिए आपके पास में H2O है। H2O को जब आप तोड़ेंगे, हालांकि इतना आसान नहीं होता जल का टूटना, ये आपका जो है विद्युत अपघटन विधि से या इलेक्ट्रोलिसिस जिसे बोलते हैं, उसके माध्यम से जल को तोड़ते हैं H प्लस और OH माइनस में। तो जल जब भी टूटता है तो H प्लस और OH माइनस बनता है। जल का जो pH मान है वो 7 होता है। क्या होता है? 7 होता है। और ऐसा इसलिए है, क्योंकि यहाँ पे आप जानते हैं कि जो अम्ल है वो H प्लस आयन जनरेट करते हैं और जो क्षार है वो OH माइनस अम्ल जो है आपका जो जनरेट करते हैं आयन। इस वजह से जल में देखिए H प्लस भी है, OH माइनस भी है कि नहीं? है, बिल्कुल है। इस वजह से आपका जो अम्ल है, इस वजह से जो आपका जल है, ये कैसा रहता है? ये उदासीन रहता है। दोनों की जो सांद्रता है वो बराबर रहती है। अच्छा, तो यहाँ पर जो OH माइनस है, इसी की चर्चा हमने यहाँ पे की है। क्षारक जलीय माध्यम में OH माइनस आयन देते हैं, लेकिन जो यहाँ पे जल है, ना तो ये अम्ल है ना तो ये क्षार है, तो हमने यहाँ पे OH माइनस क्यों दिखाया? हमने इसलिए दिखाया कि आप इस OH माइनस से सिर्फ परिचित हो जाएं। अब देखिए हम यहाँ पर किसी क्षारक को लेते हैं। देखिए मान लीजिए आपके पास में NaOH है। क्या है? NaOH है। जलीय माध्यम में एक्वस मीडियम में, देखिए एक्वस मीडियम में ये Na प्लस और प्लस में OH माइनस बनाता है। क्या बनाता है? OH माइनस बनाता है या जनरेट करता है, डोनेट। तो देखिए यहाँ पे Na प्लस है और ये OH माइनस है। दूसरा एग्जांपल देखिए, मान लीजिए आपके पास में KOH है। इसको भी एक्वस मीडियम में रखा गया। इसने भी क्या किया? K प्लस और OH माइनस यहाँ से डोनेट किया। इस तरह से आप देखते हैं कि जितने भी क्षार हैं ये जलीय माध्यम में OH माइनस आयन को डोनेट कर रहे हैं, उत्पन्न कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ यह बात? आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अगले पॉइंट पे आइए। चलिए अब हम यहाँ पे बात करेंगे परबल क्षार की। किसकी बात करेंगे? परबल क्षार या क्षारक की बात करेंगे। तो परबल क्षारक देखिए कौन कौन से होते हैं। देखिए आपके पास में KOH हो सकता है, आपके पास में NaOH हो सकता है, या फिर CaOH का होल ट्वाइस। देखिए अगर आपने इससे पहले सक्रियता श्रेणी को पढ़ा होगा, किसको पढ़ा होगा? सक्रियता श्रेणी को, तो पोटेशियम, सोडियम और कैल्शियम ये सबसे ऊपर पाए जाते हैं। ठीक है, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, अत्यधिक क्रियाशील ये धातुएं होती हैं, और यहाँ से इनसे बनने वाला क्षार भी क्या है? वो भी परबल है। कैसा है? परबल है। तो देखिए ये जो आपको यहाँ पे क्षारक दिख रहे हैं, ये कैसे हैं? ये आपके परबल क्षारक हैं। कैसे हैं? परबल क्षारक या क्षार हो सकते हैं। अच्छा, कैसे ये OH माइनस आयन को देंगे उसको भी देख लीजिए। K प्लस और प्लस में OH माइनस यहाँ से ये उत्पन्न करेंगे। ये भी आपके Na प्लस, हालांकि ऊपर लिखा हुआ, एक बार आप देख लीजिए। OH माइनस यहाँ से ये डोनेट करेंगे। ये देखिए कैसे करेंगे? Ca, अब देखिए यहाँ पे OH 2 हैं तो Ca प्लस प्लस, ये जो आपका 2 लिखा है प्लस प्लस जाएगा, और OH यहाँ पे 2H होंगे, माइनस होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? अब देखिए हम यहाँ पे दुर्बल क्षारक की भी बात कर लेते हैं। दुर्बल क्षारक, दुर्बल क्षारक कौन से होते हैं? एक एग्जांपल देखिए, जैसे देखिए NH4OH, NH4OH, यहाँ पे जो ये था ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। क्या ये? अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड बहुत ही धीरे धीरे जलीय माध्यम में OH माइनस को डोनेट करता है या उत्पन्न करता है। इस वजह से ये कैसा है? ये आपका दुर्बल क्षारक है। तो यहाँ से अगर ये टूटता है तो NH4 प्लस और OH माइनस में टूटता है, OH माइनस में टूटता है।
अगर आपको हम pH मान का पैमाना दिखाएं तो आप जानते हैं कि pH मान जो पैमाना है ये 0 से 14 तक होता है, 0 से 14 तक होता है नॉर्मली, और बीच में इसका जो अंक है वो 7 होता है। यहाँ से यहाँ तक के सभी pH मान के जो अंक होते हैं वो किसी अम्ल के लिए होते हैं, और 7 से अधिक जितना भी आपको अंक मिलता है, चाहे वो कोई भी अंक हो, वो किसी क्षारक के लिए होता है या क्षार के लिए होता है। तो जितने भी क्षारक होते हैं या क्षार होते हैं वे सभी pH मान 7 से अधिक के अंक को निर्धारित करते हैं या रखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सभी क्षारक या क्षार का pH मान 7 से अधिक होगा, 7 से कम कभी नहीं हो सकता। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अच्छा, अब हम उस विशेष पॉइंट की चर्चा करने वाले हैं जिससे कि आपका जो क्षारक है वो क्षार से अलग होता है, या यूँ कहें कि आपका क्षारक और क्षार में क्या अंतर है उसको वो निर्दिष्ट करता है। तो देखिए उस पॉइंट को देखिए हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं किसकी, यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं क्षार की। किसकी बात करेंगे? क्षार की बात करेंगे। क्षार को एल्काली बोलते हैं, लेकिन आप बस इसकी परिभाषा को समझिए। देखिए, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। क्लियर हुई पॉइंट? तो देखिए, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। तो कोई क्षारक ऐसा बताओ जो जल में घुल जाता हो। बहुत से ऐसे क्षारक हैं, जैसे आपका NaOH हो गया, ये भी जल में घुलता है, OH माइनस आयन देगा। जैसे आपके पास में KOH हो गया, क्या हो गया? KOH हो गया। आपके पास में MgOH का होल ट्वाइस हो गया। ठीक है, आपके पास में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। ये सभी क्षार हैं। ये क्या हैं? ये सभी आपके क्षार होते हैं। क्लियर हुई बात? आइए एक और हम पॉइंट की चर्चा यहाँ पे करना चाहेंगे, इसको मिटाते हैं। देखिए, अच्छा, इस पे एक चीज़ और समझ लीजिएगा, यहाँ 7 से अधिक जितना pH मान होता है वो किसके लिए होता है? क्षार या क्षारक के लिए होता है। 7 से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी। सबसे अधिक जो क्षारीय होगा उसका pH मान सबसे ज़्यादा होगा। 7 से जो भी नज़दीक होगा वो कम क्षारीय होगा। इसका मतलब कि जो प्रबल क्षार हैं या जो प्रबल क्षारक हैं उनका जो pH मान होगा वो 10 से अधिक होगा, या यूँ कहें कि 11 और 14 के बीच होगा, या 11 और 14 हो सकता है जो प्रबल होंगे, जो प्रबल क्षार या क्षारक होंगे। और जो दुर्बल होंगे उनका आप समझ लीजिए कि 7 से अधिक और 10 से कम होगा, वो क्या होंगे? वो दुर्बल क्षारक होंगे। ये बात क्लियर हुई। अच्छा, एक चीज़ और समझ लेते हैं इसमें कि साल्ट यानी कि लवण क्या होते हैं। साल्ट यानी कि लवण क्या होते हैं? अब देखिए, सुनिए, पहले जो भी आपके लवण यानी कि साल्ट होते हैं वे अम्ल और क्षार की या क्षारक की परस्पर अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। देखिए कैसे उत्पन्न होते हैं। देखिए, आपने कोई अम्ल यहाँ पे मान लीजिए आपने HCl लिया और कोई क्षारक लिया जैसे NaOH लिया। क्या लिया? NaOH लिया। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया। दोनों की परस्पर अभिक्रिया करवाने पे सबसे पहले आप देखिए कि आपका जो HCl है ये कैसे टूटेगा? ये H प्लस में टूटेगा और ये Cl माइनस में टूटेगा। ये कैसे टूटेगा? ये टूटेगा Na प्लस में और OH माइनस में टूटेगा। तो देखिए, H प्लस जो आपका है ये जाएगा निगेटिव आयन के पास में, OH माइनस के पास। Cl माइनस जो निगेटिव है ये जाएगा पॉजिटिव के पास। अब देखिए, ये आपका बनाएगा NaCl। क्या बनाएगा? NaCl। और ये बनाएगा आपका, और प्लस में आपका जो है बनाएगा ये H2O बनाएगा। क्या बनाएगा? H2O बनाएगा। इस प्रकार यहाँ पे अम्ल और क्षार दोनों आपस में अभिक्रिया करके NaCl बनाते हैं। और NaCl क्या है? NaCl एक साल्ट है यानी कि लवण है। ये बात क्लियर हुई। तो आपने समझा कि कैसे एक लवण बनता है। ठीक है, तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में
इस अम्ल और क्षार के विशेष लक्षणों को पढ़ने के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और पढ़ेंगे आगे इसके अन्य गुणों को। ठीक है, इसके रासायनिक गुण को पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछता है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।